अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बाब नंबर 16 की मश्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं इस मश्क का। सबसे पहले हम कसीरुल इंतखाबी सवालात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो है, दर्ज झैल में से इकोसिस्टम का एबायोटिक जुज़्व कौन सा है? एबायोटिक जुज़्व यानी बेजान हिस्सा इकोसिस्टम का कौन सा है? तो चार मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें से सबसे पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ये इकोसिस्टम के जानदार या बायोटिक अज्जा हैं। हर्बीवर्स ये भी बायोटिक अज्जा हैं जो कि पौधों को खाते हैं, ये जानवर है पौधों को खाने वाले। कार्निवोर्स ये भी जानदार या बायोटिक अज्जा हैं जो कि गोश्त खाते हैं, जानवरों को खाते हैं। लेकिन जो दाल ऑप्शन है यानी ऑक्सीजन, ये इकोसिस्टम का एबायोटिक जुज़्व है, ये बेजान हिस्सा। तो इसका जो सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 1 का वो है ऑक्सीजन। दूसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि जब हम प्याज खाते हैं तो हमारा ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा है डीकंपोजर और चौथा है प्रोड्यूसर। जो पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त जवाब है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर उस जानदार को कहते हैं जो पौधों को खाता है, पौधे जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जानदारों को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो प्याज जो कि पौधे की प्रोडक्ट है, तो प्याज को खाना प्राइमरी कंज्यूमर ये उसका काम है। तो अगर हम प्याज को खाते हैं तो ये हम प्राइमरी कंज्यूमर के ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, जो कि दूसरा ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। बाकी बे, जीम और दाल सेकेंडरी कंज्यूमर, डीकंपोजर और प्रोड्यूसर ये गलत जवाबात है। तो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब है वो है अलिफ यानी प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि दुरुस्त मुनासबत वाले जोड़ों की निशानदही करें, जिसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बारिश इकोसिस्टम का बायोटिक जुज़्व है। ये गलत है, ये जोड़ा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश इकोसिस्टम का एबायोटिक जुज़्व है, बारिश बेजान हिस्सा है। तो ये जो इस जोड़े में जो दो लफ्ज हैं ये एक दूसरे से मुताबिका नहीं है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बारिश ये एबायोटिक जुज़्व है, ये बायोटिक जुज़्व नहीं है। तो ये गलत जोड़ा है, ये दुरुस्त जोड़ा नहीं है, इनमें मुनासबत नहीं है इस जोड़े में दोनों अल्फाज में। जो बे है वो है ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल्स का बनना। तो फॉसिल फ्यूल्स का बनना इसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हां, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ग्लोबल वार्मिंग का ताल्लुक है। तो ये जो बे है ये भी मुनासबत के लिहाज से गलत जोड़ा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का फॉसिल फ्यूल्स के बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो जीन ऑप्शन है काबिल तजदीद कुदरती वसीला, वो हवा है। ये सही मुनासबत वाला जोड़ा है, क्योंकि काबिल तजदीद कुदरती वसीला ऐसा वसीला जिससे हम बार बार अपनी जरूरत की चीजें ले सकें, जैसा कि हवा, उसमें हम बार बार ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दुरुस्त जोड़ा है। जबकि चौथा जो दाल है मकई सेकेंडरी कंज्यूमर, ये गलत है मुनासबत के लिहाज से। ये जोड़ा मकई सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है, मकई ये प्रोड्यूसर है, पौधा है। तो इसका जो कसूरुल इंतखाबी सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है जीम काबिल तजदीद कुदरती वसीला यानी हवा। फिर हम कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें यह है कि एक फूड चेन है जो कि दरख्त है, जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, फिर दूसरा है तितली का लार्वा या कैटरपिलर दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, और फिर फूड चेन का जो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है वो है चिड़िया। और कौन सी चिड़िया? रॉबिन। और फिर है शाहीन, फिर है जंगली कुत्ता जिसे कोयोट भी कहते हैं। इसमें से कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर उस जानदार को कहते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, और प्राइमरी कंज्यूमर उसे कहते हैं जो पौधों या प्रोड्यूसर को खाता है। तो इस फूड चेन में जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर का दरख्त का है। फिर प्रोड्यूसर को खाने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं जो कि तितली का लार्वा है, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं जो कि चिड़िया है जो कि तितली के लार्वे को खाती है। तो यहां पर इस फूड चेन में जो सेकेंडरी कंज्यूमर का किरदार अदा कर रहा है वो चिड़िया है। तो
कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है वो है चिड़िया। बेजवाब। ये सही जवाब है चिड़िया। ये सेकेंडरी कंज्यूमर का किरदार अदा करेगा इस फूड चेन में जो आपके सामने है। पांचवा जो कसीरुल इंतखाबी सवाल हम पढ़ेंगे वो ये है कि इकोसिस्टम में डैश का बहाव यकतरफा होता है जबकि डैश दोबारा कारामद बनाए जाते हैं। तो ये खाली जगह हमने पुर करनी है। इकोसिस्टम में डैश का बहाव यकतरफा होता है, यहां तवानाई आएगी, जबकि जो मादनियात हैं ये दोबारा बनाए जाते हैं। तो तवानाई ये पहली खाली जगह में आएगी और जो दूसरी खाली जगह है जबकि डैश दोबारा बनाए जाते हैं ये मादनियात है। तो ये बे जो ऑप्शन है तवानाई और मादनियात ये कसीरुल इंतखाबी सवालात 5 के जवाब है। इसका जो अलिफ ऑप्शन है ये भी गलत है, मादनियात और तवानाई है जिसमें, जीम ऑप्शन भी गलत है जिसमें ऑक्सीजन और तवानाई है, और दाल ऑप्शन भी गलत है जिसमें ग्लूकोज और पानी है। तो जो सही ऑप्शन है वो है बे। ये दुरुस्त जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 5 का। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 6 की जानिब। इसमें एक फूड चेन है जिसमें घास है, फिर घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, और लोमड़ी को रीछ खाती है, और रीछ को मशरूम्स। इसमें कितने डीकंपोजर्स मौजूद हैं? इसमें सिर्फ एक डीकंपोजर मौजूद है जो सबसे आखिर पर है, मशरूम, जो कि एक फंजाई है। और आपने डीकंपोजर्स की मिसालों में पढ़ा होगा कि फंजाई और बैक्टीरिया ये डीकंपोजर्स हैं, यानी ये मुर्दा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो जब रीछ, लोमड़ी, खरगोश, घास ये सब मर जाते हैं और दफन हो जाते हैं मिट्टी में, तो मशरूम्स जो कि फंजाई है ये इनके मुर्दा इजसाम को तोड़ने के लिए एंजाइम्स खारिज करता है, जो इनके मुर्दा इजसाम को तोड़कर उनको छोटे छोटे जर्रों में तकसीम कर देता है, छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स में तकसीम कर देता है, जिन्हें मशरूम जज़ब कर लेता है। तो मशरूम ये डीकंपोजर है, और फिर इस फूड चेन में सिर्फ एक ही डीकंपोजर है, 2, 3 या 4 नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 6 का वो 1 है, पहले वाला। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 7 की जानिब। इसमें यह है कि इकोसिस्टम में मौजूद जानदार जो पौधे और जानवरों के फिजलाजात को दोबारा कारामद बनाते हैं वो कौन से हैं? इनमें सबसे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डीकंपोजर, चौथा कंपटीशन के हरीफ। ये डीकंपोजर्स है। डीकंपोजर्स जानदारों यानी पौधे और जानवरों की फजलाजात को, उनके जो फजूल मादे होते हैं, और मरने के बाद पौधे और जानवरों का जिस्म भी फजला बन जाएगा, फजूल बन जाएगा, वो भी फजलाजात में आएगा। तो ये जो डीकंपोजर्स हैं पौधे और जानवरों के फजलाजात को डिकंपोज करते हैं, तोड़ते हैं, और उनके फजलाजात के टूटने से, डिकंपोज होने से उनसे मादनियात या फिर आप कह सकते हैं कि गजाई मादे निकलते हैं जो मिट्टी में जज़ब हो जाते हैं, जिन्हें पौधे दोबारा से जज़ब कर लेते हैं, और पौधों से फिर वो जानवरों में आ जाते हैं, और फिर वो इकोसिस्टम में वो चक्कर लगाते हैं। तो डीकंपोजर्स ये पौधों और जानवरों के फजलाजात को दोबारा कारामद बनाते हैं, दोबारा इकोसिस्टम में चक्कर लगवाते हैं, पौधों और जानवरों की फजलाजात को डिकंपोज करके, ये तोड़ के। तो इसका जो सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 7 का वो है डीकंपोजर। हम कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स नाइट्रोजन की कौन सी शक्ल को अपने अंदर ले जाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मादों से, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, जैसा कि पौधे। तो पौधे नाइट्रोजन की कौन सी शक्ल अपने जिस्म में लेकर जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस को कोई भी जानदार इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जो नाइट्रेट्स होते हैं, जो कि मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया, वो नाइट्रेट्स बनाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वो अमोनिया को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए नाइट्रोजन गैस को कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं। ये नाइट्रेट्स ये फजा में भी बन सकती है बिजली के चमकने और तूफान के दौरान, या ये इंडस्ट्री में भी बन सकती है, सनअत में भी बन सकती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रेट्स का बनना नाइट्रोजन गैस से, इसके 3 मुख्तलिफ तरीके थे। एक थी हयातियाती या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा था फजाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा था सनअती नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इन तमाम तरीकों से बनने वाली जो नाइट्रेट्स हैं उनको पौधे मिट्टी से जज़ब करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में
जज़ब करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है नाइट्रेट। कुसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 8 का। अब हम बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। सबसे पहला जो मुख्तसर सवाल है वो ये है कि इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्तलिफ दर्जे कौन से हैं। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला दर्जा है वो और सबसे छोटा दर्जा वो जानदार है, फिर दूसरा दर्जा स्पीशीज का है, फिर तीसरा दर्जा पॉपुलेशन का है, चौथा दर्जा कम्युनिटी का है और सबसे बड़ा और आखिरी दर्जा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो बायोस्फीयर का है। तो ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ दर्जे मैंने आपको बताए। अब हम बढ़ते हैं अगले मुख्तसर सवाल की जानिब। वो ये है कि इकोसिस्टम और इसके इज्जा की तारीफ करें। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम से मुराद क्या है, इसकी हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। इकोसिस्टम जो है ये माहौल के जानदार और बेजान इज्जा के तामुल के नतीजा में बनने वाली एक खुद कफील अकाई है। जो माहौल के जानदार और बेजान यानी बायोटिक और एबायोटिक इज्जा एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, लेन देन करते हैं, मिलते हैं, उनका ताल्लुक पैदा होता है, तो फिर एक खुद कफील अकाई बनती है माहौल में जो खुद को बरकरार रख सकती है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसके दो इज्जा हैं, बायोटिक और एबायोटिक इज्जा। बायोटिक इज्जा ये इकोसिस्टम के जानदार इज्जा होते हैं, जबकि एबायोटिक इज्जा ये इकोसिस्टम के बेजान इज्जा होते हैं। बायोटिक इज्जा में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, जबकि एबायोटिक इज्जा में रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। यह है कि इकोसिस्टम में तवानाई का बहाव किस तरह मादों के बहाव से मुख्तलिफ होता है। ये एक डायग्राम आपके सामने है जो आपको यह बता रही है कि किस तरह से इकोसिस्टम में तवानाई और मादों का बहाव एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये जो पहली डायग्राम है इकोसिस्टम में एनर्जी का बहाव, इससे आपको जाहिर हो रहा है कि एनर्जी के बहाव में एनर्जी या तवानाई एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ हरकत कर रही है, जा रही है, और वो एनर्जी जो इकोसिस्टम में हरकत कर रही होती है एक जानदार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे ट्रॉफिक लेवल, उसका जो जरिया है, सबसे बड़ा जरिया, बुनियादी जरिया, वो सूरज है, सोलर एनर्जी। जबकि जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें मादे का बहाव है, मटेरियल्स का बहाव है इकोसिस्टम में, उसमें खुराक बहती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, घास का टिड्डा खा रहा है, घास के टिड्डे को चिड़िया खा रही है, चिड़िया को शाहीन खा रहा है। तो ये घास का बहाव हो रहा है, ये खुराक का बहाव हो रहा है। घास से खुराक घास के टिड्डे को मिलती है, घास के टिड्डे से खुराक चिड़िया को, चिड़िया से खुराक शाहीन को। तो मादों के बहाव में खुराक का बहाव इकोसिस्टम के अंदर होता है एक जानदार से दूसरे जानदार या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, जबकि एनर्जी के बहाव में एनर्जी का बहाव होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ। तो ये था सवाल नंबर 3 का जवाब, जो कि डायग्राम से जाहिर है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जान, जो कि फूड चेन और फूड वेब की तारीफ करे। फूड चेन से क्या मुराद है? फूड चेन से मुराद इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हर जानदार अपने से पहले मौजूद जानदार को खाता है और अपने से बाद वाले की खुराक बन जाता है। ये जो सिलसिला है जानदारों का, जिसमें जानदार अपने से पहले मौजूद जानदार को खाएगा और सिलसिले में अपने से बाद में आने वाले जानदार की खुराक बन जाएगा, इसे फूड चेन कहेंगे। और जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो उन तमाम फूड चेन्स के जुड़ने से एक जाल बनता है, मजमूई तौर पर उस जाल को फूड वेब कहते हैं। जो आखिरी मुख्तसर सवाल है वो है कुदरती वसाइल के तहफ्फुज के हवाले से 3R की नजरिया से क्या मुराद है। अगर हम अपने माहौल में वसाइल का तहफ्फुज चाहते हैं तो हमें 3R के उसूल पर अमल करना पड़ेगा, और वो ये है कि पहला R वो है रिड्यूस करना, यानी हम चीजों को इस्तेमाल करना कम कर दें। दूसरा R है रीयूज, रीयूज यानी हम बार बार इस्तेमाल करें किसी चीज को, इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक ना दें। और तीसरा R वो है रिसाइकल, यानी दोबारा बेकार चीजों को कारआमद बना लिया जाए, इनको इस्तेमाल करने के काबिल बना लिया जाए। अगर हमने इन 3R के उसूल पर अमल किया तो
कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थी बाब नंबर 16 की मश्क जो हमने मुकम्मल की। अल्लाह हाफ़िज़। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने बाब नंबर 16 की मश्क का भी खात्मा किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस मश्क के तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो बड़े अच्छे से समझे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।